अगर मैं इसको ऐसे डालूंगा तो देखना, है ना, ऐसे डालूंगा तो क्या हो रहा है, ये फ्लोट हो रहा है ना, नीचे नहीं जा रहा है। और अब मैंने इसको ऐसे डाला तो ये सिंक हो गया। और आप भी बचपन में भी करते होगे, बाथरूम में जाते वक्त, टाइम पास करते वक्त, है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे गुब्बारे निकाल देते हैं ना। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स। आज हमें लेक्चर 4 चालू करना है इस ग्रेविटेशन चैप्टर का। लेकिन ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसमें जो ग्रेविटेशन वाला पार्ट है हमारा वो कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर में हमें फ्लूइड वाला पार्ट करना है, या फिर जो अलग एस्पेक्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड, या फिर इस चैप्टर में जो हमें अलग एस्पेक्ट गिवन है उसके बारे में पढ़ना है ना। सो इस लेक्चर में हम वो पूरा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेशर, हम पढ़ेंगे थ्रस्ट, हम पढ़ेंगे बॉयंसी, हम पढ़ेंगे डेंसिटी, हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हम पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी। ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे आज हम इस लेक्चर में, और हम देखेंगे रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में कि इनका इफेक्ट क्या होता है रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स पे, या फिर ये कैसे काम करते हैं, है ना। सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से बिना किसी देरी के। इस लेक्चर में हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग होगी, जो हम हर बार करते हैं। अलग अलग टॉपिक से कंप्लीट होने के बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करते हैं। ये लेक्चर में मतलब शायद से वैसे तो डिलीट हो गया है थोड़ा बहुत इसमें से, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट या फिर बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। अगर किसी ने पिछले ग्रेविटेशन वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई कार्ड पे क्लिक करके आप वो लेक्चर्स देख सकते हो। प्लेलिस्ट गिवन है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका गिवन है। ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं है, आपका ही फायदा होगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा है ना। सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से, और कॉपी पेन निकाल लो अगर इच्छा हो तो, नहीं तो देख लो, है ना। स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन में हमारा अगला जो टॉपिक है, हमारे अगले जो टॉपिक है, आज जो टॉपिक पढ़ने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रेशर और थ्रस्ट, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे बॉयंसी या फिर प्रेशर इन फ्लूइड्स, उसमें आता है हमारे पास में बॉयंसी, ये है शायद स्पेलिंग। फिर आता है हमारे पास में डेंसिटी, फिर आता है हमारे पास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और फिर आता है हमारे पास में रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो ये चारों टॉपिक पढ़ने हमें इस लेक्चर में, और एक एक करके हम सारे टॉपिक्स देखते हैं, आसानी से इनको समझते हैं कि ये रियल लाइफ में हमें क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रेशर से। अब प्रेशर क्या होता है ना, हमने देखा है ग्रेविटेशन में कि अर्थ या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वो पुल करता है नीचे, या फिर जिस भी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं नीचे, है ना, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम नीचे रखते हैं किसी भी सरफेस के, या फिर ऊपर रखते हैं किसी भी सरफेस के, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, रिएक्शन फोर्स, या फिर एक न्यूटन थर्ड लॉ का ही मान लो, है ना। तो यहाँ पे अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, तो ये एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है ना। ये ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड के ऊपर या फिर इस सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है ना, ये एक फोर्स लगा रहा है। अब लेकिन हुआ क्या, देखो, लेकिन हुआ क्या, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, मान लो mg लगाया, है ना। mg लगाएगा, फोर्स, इसकी फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, mg जितने फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करेगी उतने फोर्स से उतना फोर्स लगाएगा, जो हमने पढ़ा है पिछले वाले लेक्चर्स में, जिसकी वैल्यू होती है mg, है ना। तो इसको बोलते हैं हम थ्रस्ट, एक तरीके से जो परपेंडिकुलरली लगता है ग्राउंड की तरफ, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस ग्राउंड के ऊपर जब लगता है ये फोर्स, इसको बोलते हैं हम थ्रस्ट। ठीक है, अब प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेशर क्या होता है। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लो, मैं एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास में एक कंपनी है, या फिर मैं कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, या फिर मैं कुछ भी एक चीज कर रहा हूँ, कुछ भी एक पब्लिक काम कर रहा हूँ, मतलब लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, या फिर कुछ भी काम है, मान लो कुछ भी काम है मेरे पास में, है ना। तो मेरे को कुछ काम करना है ना, मेरे ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुआ, मतलब वो फोर्स मेरे को मेरे ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुआ कि मेरे को सारे जनों को वो काम करके देना है ना, सारे जनों को मेरे को काम करके देना है। अब मेरे पास में क्या है, इतना सारा काम है, इतना सारा काम है ना, इतना सारा काम है, ठीक है। तो मैं इतना सारा काम अकेले तो कर नहीं सकता, मेरे ऊपर क्या आएगा, बर्डन आएगा, है ना। मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, या फिर मैं कुछ मतलब ऐसे काम नहीं करूंगा, रोने लग जाऊंगा, है ना।
तो मैं इतना सारा काम अकेले तो नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, एक टीम बनानी पड़ेगी, है ना? भले ही उनको सैलरी दूँगा, लेकिन मेरे को एक टीम बनानी पड़ेगी, ताकि क्या होगा, ये वाला काम एक आदमी कर लेगा, 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 तो सारे काम आपस में बँट जाएँगे, है ना? सारे काम आपस में बँट जाएँगे। ये किसी ने किया, ये किसी ने किया, ये किसी ने किया, ये किसी ने किया, ये किसी ने किया। सारे काम बढ़ गए आपस में, तो मेरे ऊपर क्या हुआ, बर्डन कम हो गया, है ना? मेरे ऊपर क्या हुआ, बर्डन कम हो गया। अब इस सरफेस को मान लो, इस सरफेस को मान लो, ये मैं हूँ, है ना? ये मैं हूँ, है ना? मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, ठीक है? मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ। मेरे ऊपर से प्रेशर आ रहा है ना? मेरे ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि मेरे को लोगों को अच्छा काम करके देना है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, वो अच्छा करके देना है। अकेले तो कर नहीं सकता, है ना? तो मान लो मैंने डिवाइड कर दिए मेरे काम, है ना? मान लो मैंने मैंने लोगों को रख लिया काम करने के लिए, मेरा अलग-अलग जो भी काम है। तो मैंने क्या किया, मेरा काम बाँट दिया। बर्डन कितना था? mg, और मैंने वो बर्डन बाँट दिया इन सब में। तो ये बर्डन कम हो गया, है ना? मेरे ऊपर बर्डन कम हो गया। ये जो मैं था ना पूरा, जो मैं पूरा अकेले चलाने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे ऊपर बर्डन कम हो गया। तो यही होता है प्रेशर। प्रेशर भी यही होता है। प्रेशर क्या होता है? आप बोलते हो ना, आपने बहुत भी सुना होगा, भाई भाई मेरे को बहुत प्रेशर है, भाई मेरे को काम का बहुत प्रेशर है, मेरे से इतना काम हैंडल नहीं होता भाई, मेरे को बहुत प्रेशर है, आज ऊपर से भी बहुत प्रेशर आ रहा है आजकल कि काम करो, है ना? तो ये प्रेशर होता है। तो प्रेशर क्या है? ऊपर से एक फोर्स आ रहा है मेरी तरफ, तो जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा मेरे ऊपर, है ना? जितना ज़्यादा फ़ोर्स ऊपर से आएगा मेरी तरफ, तो उतना ज़्यादा मैं प्रेशर फ़ील करूँगा, है ना? और जितना ज़्यादा मैं लोगों में काम बाँट दूँगा, जितना ज़्यादा मैं लोगों को मैं काम बाँट दूँगा, मेरा बर्डन उतना कम हो जाएगा ना? ये तो एग्री करते हो? तो जितने ज़्यादा लोगों में मैं मेरा काम बाँट दूँगा, तो मेरा प्रेशर कम हो जाएगा, और ये काम जो जितने लोग हैं ना, इसको हम बोलते हैं एरिया। जितने एरिया में मैं मेरा प्रेशर फैला दूंगा, या सॉरी फोर्स फैला दूंगा, तो उतना मेरा प्रेशर कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा एरिया उतना प्रेशर कम, जितना कम एरिया कम लोग तो ज्यादा प्रेशर होगा, है ना? तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, प्रेशर पहले तो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, फोर्स के, जितना ज्यादा फोर्स आएगा ऊपर से उतना ज्यादा प्रेशर होगा, और जितना कम प्रेशर फोर्स होगा उतना, सॉरी, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर होगा, है ना? जितने ज्यादा लोग उतना कम प्रेशर। तो ये उधर से रिलेशन आ गया मेरे पास में, एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया हमने एक लाइफ के एग्जांपल से, कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है? जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे आप, उतना मेरे अंदर प्रेशर बढ़ेगा भैया, और जितना कम एरिया, मतलब जितने कम एरिया में आप वो फोर्स एग्जीक्यूट करोगे, तो मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना? तो यही बात है। देखो बात क्या हो रही है, ये एफ एम जी लग रहा था ना, एम जी लग रहा था, तो इधर जितना कम एरिया होगा, मान लो मेरे पास में ये इतना एरिया, तो ये एफ इस पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये एरिया एक मेरे पास में, तो ये एफ इधर भी लगाया मैंने, इधर भी लगाया, ये इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये भी इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन पर यूनिट एरिया में मेरे पास में फोर्स की वैल्यू इसमें ज्यादा आएगी और इसमें कम आएगी, क्योंकि हर एक एरिया में मेरे पास में ज्यादा वो डिवाइड हो गया, है ना? ज्यादा डिवीजन हो गया और इसमें कम डिवीजन हुआ, तो उसमें फोर्स की पर यूनिट एरिया में फोर्स की वैल्यू ज्यादा आई, ठीक है? तो वो होता है मेरे पास में प्रेशर। यहाँ तक आई बात समझ में? प्रेशर का रियल लाइफ कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये समझ में आया मुझे कि प्रेशर होता क्या है एक्चुअल में, कि जितना फोर्स, कितने पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, हर एक पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। प्रेशर एक तरीके का फोर्स ही है, लेकिन वो एक पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है वो मेजर करता है प्रेशर, है ना? तो ये था फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। अब हम इसकी एसआई यूनिट निकाल लेते हैं, है ना? एसआई यूनिट क्या होगी उसकी? न्यूटन अपॉन एरिया की कितनी होती है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नहीं, इसकी यूनिट होती है, ऐसे हो सकती थी, लेकिन एक साइंटिस्ट के नाम पे, टू ऑनर हिम, पास्कल दी। इसकी यूनिट होती है पास्कल। और भी मेजर करते हैं, और भी यूनिट्स में, एटीएम में मेजर करते हैं, बार्स में मेजर करते हैं, लेकिन पास्कल होती है इसकी एसआई यूनिट। प्रेशर को मेजर करने की यूनिट क्या होती है? पास्कल। और थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या है? एक परपेंडिकुलर फोर्स। ये थ्रस्ट लग रहा है मेरे पास में, है ना? तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया। फोर्स थ्रस्ट एक ही बात है, मगर वो परपेंडिकुलर बोल दिया इसलिए एक अलग तरीके का नाम दे दिया, है ना? सो
ये मेरे पास में था प्रेशर। अब मैं आपको एक और अलग तरीके से लेके जाता हूँ या फिर अलग एस्पेक्ट पे चलते हैं। ये तो हमने सरफेस पे प्रेशर लगाया, अब हम लगाते हैं फ्लूइड्स पे प्रेशर और देखते हैं वो फ्लूइड्स कैसे बिहेव करेंगे, है ना। चलो, प्रेशर इन फ्लूइड्स। उससे पहले मैं आपको एक टर्म डिफाइन करता हूँ जो मैं आगे काम आएगी, वो है डेंसिटी, है ना। जैसे प्रेशर थी वैसी एक तरीके की टर्म और आती है मेरे पास में जो कि होती है डेंसिटी। मान लो मेरे पास में दो ऐसे क्यूब है, सॉरी दो ऐसे सरफेस है या फिर दो ऐसे ये वाह दो ऐसे मेरे पास में ये स्फीयर है ना। सो ये दो मेरे पास में स्फीयर है। अब डेंसिटी क्या बोलती है मेरे पास में कि देखो आइडेंटिकल मेरे पास में वॉल्यूम है ना इनका, मेरे पास में आइडेंटिकल वॉल्यूम है, लेकिन इसका मास कुछ अलग है और इसका मास कुछ अलग है ना। इसका मास कुछ अलग है, उसका मास कुछ अलग है। तो डेंसिटी मुझे ये बोलती है कि जिसका जितना ज्यादा मास होगा पर यूनिट वॉल्यूम में उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। देखो मास क्या है, जितना मैटर उसके अंदर कंटेंट है ना। तो मान लो इसके अंदर ऐसे 10 एटम्स थे, है ना। तो 10 एटम्स का मास कंबाइन होगा और इसके अंदर मान लो 5 ही थे, है ना। 5 ही थे, सॉरी ये कितने में 6 हो गए ना। तो इसके अंदर मान लो 5 ही थे, तो 5 एटम्स का मास कंबाइन होगा। तो उसके अंदर मास कम है और इसके अंदर मास ज्यादा है। तो डेंसिटी यही बोलती है कि जिसके पर यूनिट वॉल्यूम में जितना ज्यादा मास कंसंट्रेटेड होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास में, डेंसिटी डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। देखो कैसे आया फॉर्मूला, मैं पर यूनिट वॉल्यूम में मैं देखो सबसे पहले मैं एक वॉल्यूम सेम रखता हूँ, है ना। वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लेता हूँ, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लेता हूँ। तो डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल आएगी, मास के ना। तो जितना ज्यादा मास करूंगा पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब या फिर वॉल्यूम एक ही वॉल्यूम में जितना ज्यादा मास कर दूंगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो हमने अभी पढ़ा ना। और अगर मैं मास को कांस्टेंट रख लेता हूं तो वो डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल आएगी, 1 अपॉन वॉल्यूम के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी वॉल्यूम के। अगर मैंने मास कांस्टेंट रख दिया, देखो मान लो मेरे पास में 4 एटम और ऐसे ही मेरे पास में नीचे भी ऐसे 4 एटम, मैंने एक वॉल्यूम तो ली ये कम और एक वॉल्यूम ली ये, है ना। एक वॉल्यूम ली ये और एक वॉल्यूम ली ये। तो मेरे पास में वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन एटम सेम ही रहे, है ना। एटम तो सेम ही रहे और वॉल्यूम कम है, मतलब ऐसे कंसंट्रेटेड है ना। जितने ज्यादा पास पास में होंगे एटम्स उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। डेंसिटी मतलब यही है कितने कंसंट्रेटेड है, कितना वो एटम या फिर कितना वो सब्सटेंस कंसंट्रेटेड है ना। तो ये होती है मेरे पास में डेंसिटी। तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला आया, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब इसकी भी यूनिट निकाल लेते हैं। इसको जो डेंसिटी है ना इसको हम डिनोट करते हैं रो से, रो से डिनोट करते हैं या फिर रो से लिखते हैं, है ना। और इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट इज देखो मास की क्या होती है केजी और वॉल्यूम की क्या होगी मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब, ये होती है मेरे पास में डेंसिटी। अब पिछले वाले टॉपिक में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, या फिर एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल होता है जो सारे टीचर यूज करते हैं, मेरे को भी बताया था बचपन में कि एक एलिफेंट का पाव और एक लड़की की वो हाई हील होती है ना, गर्ल वो हील वाली जो सैंडल होती है या फिर चप्पल होती है, वो उसके अंदर जब प्रेशर का कंपैरिजन किया गया ना तो देखो क्या आया, मेरे पास में यहाँ पे एक हाथी का पाव है ना। एक हाथी का पाव है और मेरे पास में एक ये हाई हील वाली सैंडल है ना। तो ये प्रेशर ज्यादा लगाती है बजाय इसके एलिफेंट के पाव के। एलिफेंट का पाव तो कितना मोटा होता है और कितना ज्यादा फोर्स लगाता है वो एलिफेंट, है ना। और लड़की मतलब गर्ल का वेट तो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है ना। तो वो कम वेट के या फिर कम फोर्स के भी मतलब ज्यादा प्रेशर लगा पा रही। क्यों, क्योंकि इसकी जो ये हाई हील है ना वो बहुत ही पॉइंटेड होती है। तो वो सारा फोर्स उसी एरिया पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और इसका पाव बहुत बड़ा होता है। इस वजह से वो जो प्रेशर फोर्स होता है ना वो पूरे एरिया में फैल जाता है, इस वजह से वो कम प्रेशर लगाता है ना। प्रेशर फोर्स तो सेम है
फोर्स की वैल्यू अगर अगर मान लो सेम होती, फोर्स की वैल्यू अगर मान लो सेम होती, लेकिन वो एरिया कम हो गया ना, इस वजह से वो प्रेशर ज्यादा फील हुआ, है ना। यहाँ पे आई बात समझ में। तो ये था मेरे पास में डेंसिटी का कॉन्सेप्ट और प्रेशर का एग्जाम्पल, है ना। अब मैं आपको एक और चीज की तरफ लेके चलता हूँ, या फिर हम पढ़ते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स, फ्लूइड्स के अंदर प्रेशर कैसे काम करता है ना। अभी तक के फॉर्मूला क्या है वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया एंड डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये मेरे पास में अभी तक फॉर्मूला है। अब हम चलते हैं एक और टॉपिक के ऊपर जो कि है बॉयंसी। अब ये क्या होती है मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। बॉयंसी क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रेशर पढ़ा ना, मैं वही सरफेस लेके आता हूँ मैं आपके पास में जो हमने पहले देखी थी, है ना। ये मेरे पास में सरफेस है और यहाँ पे मेरे पास में एक कोई भी बॉक्स या फिर जो भी मटेरियल रखा हुआ है मैंने, है ना, वो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा या फिर थ्रस्ट लगाएगा, है ना। वो एक इसके ऊपर एक फोर्स या फिर थ्रस्ट लगाएगा, है ना। तो यहाँ तक मेरे को आई बात समझ में। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से ये वाली सरफेस भी इसके ऊपर एक फोर्स लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, है ना। मानते हो मेरी बात, ठीक है, चलो मैंने मान लिया। तो ये वाली जो सरफेस थी इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, मतलब कि इसने इसके ऊपर एक प्रेशर लगाया, क्योंकि एक एरिया पे ये फोर्स लगा रही थी, तो इसने इसके ऊपर मान लो प्रेशर लगाया, जिसकी इसका एरिया था मान लो ए, इस प्रेशर की क्या वैल्यू आई, P इज इक्वल टू F अपॉन ए। ठीक है, यहां तक आई बात मुझे समझ में। अब फ्लूइड्स में क्या होता है, देखो फ्लूइड्स में क्या हो रहा है, मान लो मैंने कंटेनर में पानी या फिर जो भी फ्लूइड भरा और मैंने यही ब्लॉक यहां पे रख दिया, यही ब्लॉक यहाँ पे रख दिया, है ना, यही ब्लॉक यहाँ पे रख दिया। तो भाई प्रेशर तो ये भी लगाएगा, या फिर फोर्स तो या फिर थ्रस्ट तो ये भी लगाएगा ना। भाई इसने क्या बिगाड़ा, इस फ्लूइड ने क्या बिगाड़ा, है ना। फ्लूइड के आने से तो कोई चेंज होने से नहीं रहा, फोर्स तो लगाएगा, ग्रेविटेशन तो एक्ट कर रहा है ना। तो ये इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जिसका एरिया, जो जिस एरिया पे लगाया उसका एरिया था मान लो ए। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। तो फोर्स जब लगाया, अगर मैं किसी लिक्विड पे फोर्स लगाऊंगा तो वो अंदर, मेरा हाथ अंदर चला जाएगा ना। अब ये तो सॉलिड था तो वो डिफॉर्म नहीं हुआ, लिक्विड पे अगर फोर्स लगाओगे तो वो तो डिफॉर्म हो जाएगा ना, लिक्विड का तो काम ही यही है। तो अगर ये डिफॉर्म हुआ, तो देखो अगर ये जब डिफॉर्म हुआ ना, मान लो ये डिफॉर्म अंदर चला गया थोड़ा सा, और मान लो मैंने इसको अंदर ले लिया, इसको मैंने थोड़ा सा अंदर ले लिया, है ना, थोड़ा सा अंदर ले लिया, तो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम का पानी कहाँ जाएगा, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम का पानी कहाँ जाएगा, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो मैंने इसके अंदर डाला, जो मैंने एक्स्ट्रा वॉल्यूम इस ब्लॉक का अंदर डाला, उसका जो पानी था आजू बाजू या फिर उसके नीचे जो पानी था वो कहाँ जाएगा, भाई हवा में उड़ेगा थोड़ी। वैसे भी लिक्विड्स तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको कंप्रेस तो कर नहीं सकते, है ना। तो वो पानी जाएगा कहाँ, वो जाएगा ऐसे ऊपर, वो जाएगा ऐसे ऊपर, है ना। तो जितना ज्यादा आप वॉल्यूम डालोगे उतना ही वॉल्यूम वापस ऊपर आ जाएगा, है ना, उतना ही वॉल्यूम वापस लिक्विड का ऊपर आ जाएगा। जितना ज्यादा आप नीचे डालोगे ना उस लिक्विड को, सॉरी उस मास को, जो भी मास का ऑब्जेक्ट है, जितना ज्यादा वॉल्यूम डालोगे उतना ही वॉल्यूम वापस ऊपर आ जाएगा, ताकि मेरे पास में वो जो खाली स्पेस में जो वो गया ना, तो वो फिलअप हो जाए, है ना। बाकी वो पानी जाएगा कहाँ पे, ये पानी आपने जो डिस्प्लेस किया वो जाएगा कहाँ पे, है ना, तो वो ऊपर आ जाएगा। अब ऊपर आया, ठीक है, ऊपर आया तो इसने क्या किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया। ग्रेविटी इसको कहाँ पुल कर रही थी, नीचे, तो इसने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया ना, इसने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगा। लेकिन जब मैंने इसको छोड़ा, जब मैंने इसको छोड़ा, जब मैंने इस ब्लॉक को छोड़ दिया, अभी तो मैं प्रेशर लगा रहा हूँ हाथ से, जब मैंने इसको छोड़ दिया, जब मैंने इसको छोड़ दिया तो इसके ऊपर नीचे प्रेशर लगाने वाला कोई नहीं है ना, नीचे प्रेशर लगाने वाला कोई नहीं है। तो क्या होगा, देखो अभी ये इसके नीचे फोर्स लगा रहा था, और जब मैंने इसके ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, तो भाई ऊपर वर्क कैसे कर दिया आपने, ये लिक्विड बोलेगा भैया मुझे तो नीचे जाने की टेंडेंसी है, मैं तो ग्रेविटी के साथ में हूँ, मैं तो ग्रेविटी का दोस्त हूँ, मैं तो नीचे जाऊंगा। तो ये भाई नीचे भी तो जाएगा, नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा क्या, मैंने हाथ छोड़ दिया भैया, मैंने हाथ छोड़ दिया, वो फोर्स एक्ट करना बंद कर दिया, भाई इसका तो काम ही है नीचे जाने का, वो तो फोर्स इधर दे रहा था इसलिए ऊपर गया, है ना। तो इसका ये जो फोर्स लगा मेरे पास में वो लगना चालू हो जाएगा, है ना। तो जब ये नीचे लगा, ये जब नीचे लगा तो वो नीचे आया, तो ये वाला जो एरिया था ना
वो वापस फिलअप हो जाएगा और ये ऊपर वापस आ जाएगा। ठीक है, ये वापस ऊपर आ जाएगा, है ना। अब सवाल ये है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सुनो, या फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिपेंड करता है इसकी डेंसिटी पे, इस लिक्विड की क्या डेंसिटी है, इस लिक्विड की क्या डेंसिटी है ना, और इसकी डेंसिटी पे, है ना, इसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है और इस लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। देखो ध्यान से देखो, है ना, मान लो इधर 4 एटम्स थे, 4 हो गए ना, और इधर भी 4 एटम्स थे एक लिक्विड में, इधर मान लो इस वॉल्यूम में 4 एटम्स थे। तो मैंने जब इसको नीचे डिस्प्लेस किया तो ये 4 ऐसे ऐसे सेटल होके ऊपर आ गए, है ना, पास पास में आगे हो गए, या फिर कुछ भी हुआ होगा, है ना, तो 4 एटम्स पास में आ गए, ठीक है, या फिर 4 एटम्स इधर आ गए, है ना। और लेकिन एक वॉल्यूम में मेरे पास में ऐसा कुछ हुआ, एक वी वॉल्यूम में, है ना, लेकिन अगर दूसरे वाले लिक्विड में क्या था कि सेम वॉल्यूम में ऐसे 10 एटम्स थे या फिर 8 एटम्स मान लो, है ना, 10 एटम या फिर 8 एटम मान लो, तो मास ज्यादा है ना। तो देखो ध्यान से देखो, है ना, देखो पहले में क्या था 4, वापिस से समझा रहा हूं, 4 था, तो इसने डिस्प्लेस किया, ऊपर आए, है ना, ऊपर आए, वो फोर्स एक्ट करना वापस चालू करेगा। तो फोर्स कितना एक्ट करेगा, जितना इसका मास है m इंटू जी, है ना। अब दूसरे वाले केस में देखो, वॉल्यूम सेम है लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम मास ज्यादा है, तो mg तो लगेगा लेकिन इसका मास ज्यादा है ना, इसका मास ज्यादा है, समझ में आई यहां तक बात। तो इसका मास अगर इस वाले से ज्यादा हुआ, इसका मास इस वाले से ज्यादा हुआ ना, पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है ना, मास तो भले कितना भी लो आप, पर यूनिट वॉल्यूम में अगर इसका मास, इस जो भी ऑब्जेक्ट में अंदर डाल रहा हो उसका मास इस वाले लिक्विड की वॉल्यूम से ज्यादा हुआ, तो ये अंदर चला जाएगा, है ना, ये अंदर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मास कम है ना, तो ऊपर जाएगा, ग्रेविटी की फोर्स नीचे एक्ट करेगी, वो इतना फोर्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी जितना ये कर पा रहा है ना। और अगर अगर मेरी बात सुनो, और अगर लिक्विड का मास, पर यूनिट वॉल्यूम मास ज्यादा हुआ इस वाले मास से, तो वो ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये वाला ऑब्जेक्ट वापस ऊपर आ जाएगा। तो अगर मेरे पास में यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट था, तो इसके ऊपर ये लिक्विड एक फोर्स लगा रहा था, है ना, जो कि यहाँ से आ रहा था, है ना। तो अगर ये इसकी डेंसिटी मान लो रो लिक्विड थी और इसकी डेंसिटी मान लो रो ऑब्जेक्ट की थी, है ना, तो अगर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना हम, तो डेंसिटी अगर एल की ज्यादा है ऑब्जेक्ट से, लिक्विड की ज्यादा है, तो ये ऊपर ही रहेगा, और ऊपर रहने को हम बोलते हैं फ्लोटिंग। और डेंसिटी ऑब्जेक्ट की अगर ज्यादा है डेंसिटी लिक्विड से, तो इसको हम बोलते हैं सिंकिंग, वो ऑब्जेक्ट नीचे नीचे आ जाएगा, है ना। और अगर ऐसा केस हुआ कि इसकी भी वही है और इसकी भी वही है, पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी या फिर पर यूनिट वॉल्यूम मास, L इज इक्वल टू एल ओ रो, तो क्या होगा, ये इधर ही रहेगा, नीचे, मतलब इसके अंदर ही रहेगा, कहीं पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, नो डिस्प्लेसमेंट या फिर नो मूवमेंट, ठीक है। तो ये तो था मेरे पास में सिंकिंग का, फ्लोटिंग का और इसका केस। बोयंसी क्या होती है, ये अपथ्रस्ट, जो कि लिक्विड लगाता है जब मैं उसको अंदर डालता हूँ, या फिर जो भी सरफेस, जो भी मेरे पास में मटेरियल है उसको डालता हूँ नीचे, है ना। सो ये किस किस पे डिपेंड कर सकता है, ये वाला जो मेरे पास में अपथ्रस्ट है वो किस किस पे डिपेंड कर सकता है, इसकी डेंसिटी पे, लिक्विड की डेंसिटी, भाई जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा वो मास डिस्प्लेस करना चाहेगा, तो इसकी डेंसिटी पे, किसकी डेंसिटी पे, ये बोयंसी एक तरीके का फोर्स होता है या फिर अपथ्रस्ट होता है जो उस सरफेस पे लगता, सॉरी उस ऑब्जेक्ट पे लगता है, ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, है ना। तो ये बोयंसी किस पे लगेगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा इस लिक्विड की डेंसिटी होगी, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और किस पे डिपेंड करेगी, इसकी वॉल्यूम पे, कि कितना ज्यादा आपने वॉल्यूम उसके अंदर रखा है, कितना ज्यादा वॉल्यूम आपने उसके अंदर रखा है ना। देखो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, भाई जितना ज्यादा वॉल्यूम रखोगे उतना ज्यादा मास उसके अंदर आएगा, है ना, जितना ज्यादा वॉल्यूम रखोगे उतना ज्यादा मास उसके अंदर आएगा, तो उतना ज्यादा वो ऊपर डिस्प्लेस होगा, तो उतना ज्यादा ही वो ऊपर वापस फोर्स लगाएगा, है ना।
तो वो अपथर्स्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, या तो इसकी वॉल्यूम पे जितना ज्यादा इमर्स किया है और या तो इसके डेंसिटी पे, जिसकी इसकी लिक्विड की डेंसिटी पे। और ये फ्लोट सिंक का केस समझ में आया, यहाँ पे रो एल इज ग्रेटर देन रो ए, तो ये फ्लोट ऊपर आ जाएगी वापस, और रो ओ इज ग्रेटर देन रो एल, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इससे ज्यादा होगी तो वो सिंक कर जाएगा, और वहां पे रो एल इज इक्वल टू रो ओ, तो क्या होगा, नो मूवमेंट। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम रियल लाइफ में करके देखेंगे कि देखो, मैंने क्या बोला, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है ना, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो, मान लो मेरे पास में एक पेपर है ना, ये दोनों सेम साइज के पेपर है ना, ये दोनों मेरे पास में सेम साइज के पेपर है। ये मेरे पास में एक पेपर है और ये मेरे पास में एक पेपर है, सेम साइज के, खाली इसको ऐसे रख रखा है और इसको ऐसे रख रखा है ना। तो यहाँ पे मेरे पास में ये लिक्विड है, इसकी कुछ थिकनेस होगी मान लो, है ना, थिकनेस तो होगी पेपर की, पेपर की भी थिकनेस होती है। और मान लो मैंने इसको इतना इतना डिस्प्लेस किया, इतना इतना इसके अंदर इमर्स किया इस लिक्विड के अंदर, तो इसके अंदर इसकी वॉल्यूम गई मान लो v। ठीक है, इसकी वॉल्यूम गई मान लो v, लेकिन ये पेपर देखना इसके ऊपर फ्लोट करेगा, और इसको मैंने मान लो इतना इमर्स किया, इसको मैंने मान लो इतना इमर्स किया, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम तो अभी भी इमर्स कितना है, v, लेकिन ये सिंक कर जाएगा और ये वापस फ्लोट करने लग जाएगा, वो फ्लोट ही करता रहेगा, देखना क्यों हुआ ऐसा, है ना। तो अब दिखाई दे रहा है ना। सो यहाँ पे मेरे पास में ये दोनों सेम पेपर है ना, ये दोनों सेम पेपर है। तो अगर मैं इसको ऐसे डालूंगा तो देखना, है ना, ऐसे डालूंगा तो क्या हो रहा है, ये फ्लोट हो रहा है ना, नीचे नहीं जा रहा है। अब देखना, और अब मैंने इसको ऐसे डाला तो ये सिंक हो गया, है ना, ये देखो सिंक हो गया। और जब मैंने इसको ऐसे रखा तो ये फ्लोट करने लग गया, है ना, फ्लोट कर रहा है। तो इसका क्या रीजन है, मैंने वॉल्यूम तो सेम डाला, अभी आपने बोला था भैया कि वॉल्यूम सेम रखोगे तो मतलब वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा वॉल्यूम इमर्स करोगे उतना ज्यादा प्रेशर या फिर अपथ्रस्ट लगेगा, है ना। तो देखो, फोर्स तो सेम लगा, फोर्स तो सेम लगा, अभी देखना फोर्स तो सेम लगा, लेकिन ध्यान से देखो, ये फोर्स इसको, इसके ऊपर वेट कैसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना, इसके ऊपर वेट कैसे लग रहा है, ऐसे। तो ये फोर्स इस एरिया में इमर्ज होगा या फिर इस एरिया में लगेगा, और ये वाला फोर्स इस एरिया में लगेगा, है ना। तो इधर प्रेशर की बात हो रही है, देखो इसके अंदर ये जो फोर्स है वो इधर डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ऐसे काम करने लग जाएंगे सारे, है ना। और इसमें जब ये डिवाइड हुआ तो इतना इतना डिवाइड हुआ, उसके ऊपर इतना बड़ा मास और है ऊपर तक, है ना, तो उनको सारा हैंडल करना पड़ेगा, सारा ऊपर भेजना पड़ेगा, है ना। तो वो हो नहीं पाएगा क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे एरिया कम है ना, और इधर एरिया ज्यादा है, तो ये फोर्स डिवाइड हो गया, इसलिए मेरे पास में ये प्रेशर कम आया, है ना, ये प्रेशर कम आया तो वो ऊपर ही फ्लोट करता रहा। इधर क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया, है ना, नीचे आने वाला प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, सो ये था एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जिसमें हमने देखा कि ये कैसे काम करता है। यहाँ तक आई बात समझ में, ये मेरे पास में था बोयंसी का कॉन्सेप्ट। बोयंसी इज जस्ट अ फोर्स, या फिर बोयंसी अपवर्ड फोर्स लगता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट इमर्ज होता है लिक्विड के अंदर, है ना, और वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज इन दैट लिक्विड। ठीक है, ये हमने पढ़ा बोयंसी। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताता हूँ, या फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, जो कि है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जो कि इतना कुछ मतलब ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है या फिर बहुत ही कंसेप्चुअल है ना। देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है कि द buoyant force acting on the object is equal to the weight of liquid displaced by it। जो अभी हमने देखा था ना कि वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा, वाटर ऊपर जाएगा, है ना,
और वो जो फोर्स लगेगा नीचे, है ना, तो वो फोर्स की जो मतलब वो फोर्स लगाएगा नीचे और वो लिक्विड ऊपर एक फोर्स लगाएगा, तो वो ऊपर वाला जो फोर्स है, ऊपर वाला जो फोर्स है ना, ऊपर वाला जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे मान लो ये लिक्विड है और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा और ये ऊपर जो फोर्स लग रहा है बॉयंट फोर्स, इसके ऊपर जो ऊपर बॉयंट फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, जितना भी ये वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है लिक्विड का। मान लो मैंने इसको इतना इमर्स किया और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो था वो इतना ऊपर आ गया और इसका वॉल्यूम या फिर इसका वॉल्यूम मिला के इस पानी का जो वेट हुआ, इस पानी का जो वेट हुआ, देखो पहले लेवल कितना था, पहले लेवल कितना था, इतना, ठीक है, पहले लेवल था इतना, यहाँ पे अभी मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस लिक्विड के अंदर डाला तो वो कुछ डिस्प्लेस हुआ होगा वाटर, है ना, तो मान लो इस वाटर का लेवल कितना आ गया, इतना, है ना, वाटर का लेवल कितना आ गया, इतना, तो ये लेवल कितना बढ़ा, इतने से। अब मैं इतना पानी निकाल लूंगा ना, जब वापस इसको इतने ही लेवल पे कर दूंगा, इस ऑब्जेक्ट को इसी के अंदर रखा और वापस से इस इतना ही लेवल का पानी इसमें से निकालूंगा, ये जो भी वॉल्यूम वेट आया मान लो W, तो बॉयंट फोर्स ऊपर लगेगा या फिर ये जो थ्रस्ट ऊपर लगाएगा ना, वो जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, इस वेट के इक्वल होगा, ठीक है। ये होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल और कुछ नहीं है ना। सो देखो अब देखना, मैं इसमें क्या करूंगा, वापस से वही लेके आता हूं मैं। यहाँ पे देखो अभी मेरे पास में पानी है और मेरे पास में ये एक प्लास्टिक का जो भी है मेरे पास में, है ना, तो जब मैं इसको थोड़ा सा अंदर डालूंगा तो थोड़ी सी वॉल्यूम अंदर गई तो ये ऊपर आएगा, है ना, तो कितना थोड़ी सी वेलोसिटी से ऊपर आया, है ना, देखना इतना डाला अंदर तो इतना ऊपर आया, इतनी तेजी से, है ना, और जब मैं इसको थोड़ा सा और इमर्स करूंगा तब देखना कितनी तेजी से आएगा, है ना, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ी तभी तो इसकी वेलोसिटी बड़ी होगी, है ना। तो इसको अंदर जब मैंने इतना अंदर डाल दिया तो इसके अंदर और डाल रहा है और उसके अंदर और ऊपर फोर्स और आ रहा है ना। और आप भी बचपन में ही करते होगे, बाथरूम में जाते वक्त टाइम पास करते वक्त, है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे गुब्बारे निकालते थे, है ना, मैं भी करता था बचपन में बहुत, ऐसे ये ऐसे अंदर डाला और ये बाहर, है ना, करते थे ना। सो अब भी मैं इसकी एक वॉल्यूम डालूं तो ऊपर आया कुछ वेलोसिटी से, पूरा वॉल्यूम अगर अंदर डाल दिया तो ज्यादा वेलोसिटी ऊपर आया, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम डालोगे तो ज्यादा थ्रस्ट बनेगा, ये होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। और इसके अंदर ही खाली है ना, तो अंदर एयर भी, बिना एयर वाला ले लेते हैं, है ना। सो अगर मैंने इसकी इतनी सी वॉल्यूम डाली, अच्छा इसके अंदर तो कुछ भरा हुआ है तो ये अंदर ऊपर वापस फ्लोट नहीं होगा, कोई नहीं, ट्राई करके देखते हैं। इतनी वॉल्यूम डाली तो ये ऊपर आया इस वेलोसिटी से, ज्यादा वॉल्यूम डाली तो ज्यादा वेलोसिटी से ऊपर आया, है ना, देखा ना, देखो वापस देखो, इतनी वॉल्यूम डाली आधी सी तो ये ऊपर आया कुछ वेलोसिटी से, पूरी वॉल्यूम डाल दी तो ज्यादा वेलोसिटी से ऊपर आया। आप घर पे करके देखना एक बार, मेरे को तो फोर्स फील भी हो रहा है ज्यादा कम, है ना, थोड़ी वॉल्यूम डाली तो कम फोर्स फील हो रहा है, ज्यादा वॉल्यूम डाली तो ज्यादा फोर्स फील हो रहा है ऊपर की तरफ, है ना। सो यही था मेरे पास में बोयांसी का कॉन्सेप्ट और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ सिंपल सा, ताकि हम एक सिंपल सी कैलकुलेशन कर सकें। देखो भैया, मेरे पास में एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि मैं आपको नाम बताता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको रीजन बता देता हूँ उसका पढ़ने के पहले, है ना, या फिर उसके पढ़ने के पीछे। देखो भाई, मेरे पास में क्या था, फ्लोट हो रहे ऑब्जेक्ट, सिंक हो रहे ऑब्जेक्ट, और मतलब बेसिकली फ्लोट हो रहे या फिर सिंक हो रहे, है ना। यहाँ पे क्या है, एक हो रहा है नीचे आ रहे हैं और एक हो रहा है ऊपर जा रहे हैं, है ना। भैया आप ऐसी चीज करो या फिर एक ऐसा काम करो कि मेरे को एक कंपैरिजन करना है, मेरे को ये कंपैरिजन करना है कि अगर मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट होगा तो मैं अगर उसको अंदर डालूंगा, तो मैं उसको उस लिक्विड के अंदर डालूंगा तो मैं एक फॉर्मूला से बता दूं कि वो फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा, है ना, वो फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा। तो उसके अंदर मेरे पास में कॉन्सेप्ट आता है, उसके लिए मेरे पास में कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव डेंसिटी का। रिलेटिव डेंसिटी मुझे ये बताती है कि वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा। अब कैसे बताती है वो देखो। तो एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास में रिलेटिव डेंसिटी का, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो कि मतलब एक छोटा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है जो हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट वाटर में राइज करेगा, कोई ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट करेगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट वाटर में सिंक कर जाएगा, है ना। तीन कंडीशन है ना मेरे पास में। एक है मेरे पास में यहाँ पे कि ये लिक्विड है, वो कोई सब्सटेंस वाटर में सिंक कर जाए, कोई सब्सटेंस वाटर में राइज अप हो जाएगा नीचे डालने के बाद में, और कोई सब्सटेंस यहाँ पे ऐसे ही
फ्लोट करने लग जाएगा। 3 कंडीशन है मेरे पास में। ये वाटर रिलेटिव डेंसिटी मुझे बताती है कि कुछ वैल्यूज़ देती है ऐसी कि आप ऐसी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करो, तो आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली कि वो कोई ऑब्जेक्ट वाटर में राइज़ करेगा, सिंक करेगा या फिर फ्लोट करेगा, है ना? तो रिलेटिव डेंसिटी का कुछ फॉर्मूला होता है। रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं है, एक कंपैरिजन है। रिलेटिव डेंसिटी इज जस्ट अ कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस? जो भी आप सब्सटेंस डाल रहे हो उस वाटर में या फिर लिक्विड में, है ना? सो अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये बताता है हमें, हमने हमने ये देखा है कि अगर अगर वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो उसके ऊपर बॉयंट फोर्स लगेगा। अब अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उससे ज्यादा हुई लिक्विड की डेंसिटी से, तो वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा, है ना? और अगर वो डेंसिटी कम हुई तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा, और इक्वल हुई तो वो ऐसे ही फ्लोट करने लग जाएगा, सेकंड वाले में राइज कर जाएगा ऊपर, है ना? तो फिर ऊपर आके फ्लोट करेगा। तो यहाँ तक मुझे समझ में आया। अब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर का क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमें ये बताता है। देखो, अगर पहला केस देखो फ्लोटिंग का, सॉरी पहला केस देखो सिंकिंग का। सिंकिंग में क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इस लिक्विड्स की डेंसिटी से ज्यादा होगी, है ना? तो रो ओ विल बी ग्रेटर देन रो एल, या फिर वाटर जो भी लिक्विड है ना? तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है, डेंसिटी मतलब रो ओ अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी, रो डब्ल्यू। इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 लेते हैं, है ना, वाटर की डेंसिटी को। तो रो ओ अपॉन रो डब्ल्यू क्या आएगा, 1 से बड़ा, क्योंकि रो ओ इज ग्रेटर देन रो डब्ल्यू, है ना? क्योंकि वो सिंक हो रहा है और उसकी डेंसिटी ज्यादा है, ये ज्यादा ये कम है, तो इसका रेशियो क्या आएगा, ज्यादा, मतलब 1 से बड़ा। तो आर डी इज ग्रेटर देन 1 फॉर दिस केस। अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो आप ऑब्जेक्ट को बोल दो कि वो सिंक करेगा उस पानी में, है ना? और अगर राइजिंग का केस है, राइजिंग के केस में क्या होगा, लिक्विड की डेंसिटी इससे ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट से, है ना? तो ये लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, इसकी कम है, तो ये क्या होगा, न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये 0 पॉइंट में आएगा, मतलब 1 से छोटा आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। तो मतलब कि ये रेशियो आर डी विल बी लेस देन 1, है ना? लेस देन इक्वल, मतलब लेस देन 1, और 1 और 0 से 1 और 0 के बीच में आएगा, है ना? तो यहाँ पे मेरे पास में एक केस है। और फ्लोटिंग के केस में क्या होगा कि ये दोनों की डेंसिटी सेम हो जाएगी। तो ये दोनों की अगर डेंसिटी सेम है तो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो आर डी किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। यही होता है मेरे पास में रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं। हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ लिया, हमने बॉयंट फोर्स भी पढ़ लिया, बॉयंसी भी पढ़ ली, और हमने रिलेटिव डेंसिटी भी पढ़ ली, और डेंसिटी भी पढ़ ली, और प्रेशर, थ्रस्ट, सारी चीजें पढ़ ली इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर इन टॉपिक से रिलेटेड, है ना? तो ये चैप्टर हमारे पास में खत्म होता है। बधाई हो आपको, एक और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम एक लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आज हमने पढ़ा है। तो और उसके बाद में हमारा नया चैप्टर चालू करेंगे, दैट इज वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, घर वालों को खुश करो, खुश रखो, ठीक है? और आप भी खुश रहो, है ना? सो बाय बाय।